प्रोबेबिलिटी है ना। तो इस पे कुछ क्वेश्चंस आप लोगों ने लगाए भी होंगे। मैंने ये थ्योरम बताया था प्रोबेबिलिटी की बेसिक जो हाँ हाँ या क्लासिकल हाँ यस डेफिनेशन सर। जो है, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स और नंबर ऑफ टोटल इवेंट्स। एनी क्या बोलते हैं फेवरेबल, एनएस क्या बोलते हैं टोटल इवेंट बोलते हैं, ठीक है हाँ ना। सर। और लगभग 40% से 40 to 50% क्वेश्चंस इसी पर बेस्ड पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो इसकी हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे और इसमें ज़्यादातर पी एंड सी का यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। हाँ बोलो। अच्छा, अब तो हमें बेसिकली 4 टाइप के इवेंट्स पढ़ने हैं, 4 तरीके के, ठीक है। तो सबसे पहला आता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होता है? जिसमें कोई मतलब भी कोई भी हम लोग इवेंट का अगर टोटल सैंपल स्पेस है तो वेन डायग्राम में ऐसे डिनोट करते हैं, देखिए एनएस, इस तरीके से, ठीक है ना। हम्म, अब अगर एक इवेंट इसी में से हमने ए ले लिया और एक दूसरा इवेंट यहाँ पर क्या ले लिया, बी ले लिया, क्या इन दोनों के कुछ एलिमेंट्स कॉमन मिल रहे हैं, आपको दिख रहा है? नहीं नहीं कॉमन मिल रहे हैं। तो कहा जाता है कि ए एंड बी आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। क्या कब होगा बताओ ये कंडीशन? क्या कंडीशन होगी बताओ? जब हाँ बोलो। ए इंटरसेक्शन भी हाँ, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, नल सेट। 0। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि ये आपका किस में हो, केवल 2 ही इवेंट में हो, 3 में भी हो सकता है, ठीक है ना, 3 में भी हो सकता है। यस। बोलो, हाँ ऐसे सर। 3 इवेंट्स ले ले, बोलो। ये हो गया ए, हाँ बी और कितना, सी हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको कैपिटल से ही लिख लेते हैं, ए बी सी। तो इस केस में क्या हो जाएगा, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा तो कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये क्या होगा, नल सेट होगा। तो इसी तरह से n इवेंट्स भी हो सकते हैं किसी भी सैंपल स्पेस में, है नहीं। तो आप ये बोलोगे कि E1 E2 E3 and so on En are mutually exclusive, ठीक है, exclusive if n E1 intersection E2 intersection E3 and so on intersection En क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा, ठीक है। तो 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स के लिए, इवेंट्स के लिए ऐसा हो सकता है। बात क्लियर हो गई? हाँ सर। यस। ठीक है। अब म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं? म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स ये हो गए, सैंपल स्पेस में एक इवेंट सपोज कर लीजिए हमने इस तरह से लिया, ये ले लिया। एक इवेंट सपोज कर लो ऐसे ले लिया, 2 इवेंट ही अभी मान ले रहे हैं। तो ये E1 है और ये पूरा क्या हो गया, E2 हो गया। यहाँ E3 ले लिए, 3 इवेंट ऐसे ले लिए, या ये भी ले लो, ये 4 इवेंट्स ले लिए। तो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं, जब म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स कब होंगे? जैसे इस केस के लिए अगर देखा जाए तो E1, बोलो कुछ मालूम है इसके बारे में? नहीं सर, पता नहीं है। अरे कैसे नहीं पता है भैया, क्लास 11 से पढ़ रहे हैं। नहीं।
यूनियन E2, यूनियन हाँ। E3, यूनियन E4, इक्वल्स टू एस। समझ गए? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हम्म ये क्या होंगे? टोटल सैंपल स्पेस के इक्वल होना चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ हाँ सर आ गए। मतलब अब आप बताइए, क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सॉरी एग्जॉस्टिव इवेंट्स एक्सक्लूसिव हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? क्या कंडीशन हो होगी? सकते हैं। हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, हाँ, मे मतलब और दोनों हो सकते मे नॉट भी। मतलब इनका कॉमन पार्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो नहीं भी सकता। हो। बात क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई? हाँ, कॉमन yes। हो या ना हो, ये हमेशा क्या होंगे, इनका अगर हम लोग यूनियन करेंगे तो वो टोटल सैंपल स्पेस ही होना चाहिए, इसके बाहर नहीं हो सकता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि नो इवेंट आउटसाइड दिस सैंपल स्पेस। स्पेस। बात क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर? हम्म हाँ, है? यस सर। अब यहाँ पर एक नोट आप समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, आगे क्वेश्चंस में इसका यूज आएगा। इफ E1, E2, E3 एंड सॉन En, अगर n इवेंट्स हैं, ठीक है, हाँ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, देन आप कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 यूनियन E3 एंड सॉन यूनियन En, बात क्लियर हो गई? ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, और चूंकि एक्सक्लूसिव भी है इसलिए कोई कॉमन पार्ट नहीं होगा, एंड सॉन En, तो इसका सम हमेशा क्या होगा? 1 के इक्वल होगा। तो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है। यस। ठीक है सर। बात कुछ क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई? हाँ सर। हाँ, यस सर। कि एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव के केस में उनके इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज का सम ऑलवेज क्या होता है? 1 होता है। तो दोनों इवेंट समझ में आ गए, यस और नो? यस सर। यस सर। क्लियर हो गया ना? ठीक हाँ। है, अब आगे बढ़ते हैं। ये हमने आपको बता ही दिया, ठीक है ना? इनकी प्रोबेबिलिटीज का सम कितना होगा? 1 होगा। 1। हाँ देखिए, सबसे पहले हम लोग इंडिपेंडेंट इवेंट के बारे में समझ लेते हैं कि इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है, ठीक है? हाँ, इसका वो ये तो पता है, PA इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू PA इंटू PB। PA इंटू PB होता है। जब कोई भी, यहाँ पर 2 एलिमेंट की बात की गई है, 2 इवेंट की बात की गई है, A और B की, अगर A और B एक दूसरे के अकरेंस पे ना तो कोई इफेक्ट डाल रहे हैं, ठीक है ना, है ना, उनके अकरेंस पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालते हैं, अकरेंस या नॉन अकरेंस दोनों पर अगर कोई भी इफेक्ट नहीं डालते हैं, तो हम इसको बोलते हैं क्या? इंडिपेंडेंट इवेंट्स। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स को कभी भी वेन डायग्राम से नहीं समझना चाहिए। बात क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव के लिए वेन डायग्राम का आप सहारा लीजिए, लेकिन इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए आप ऐसे समझ लो, इसको दरअसल क्या है ना, एक तरह से आपको फील करने की बात है। जैसे मान लीजिए भाई, एक पोस्ट के लिए 2 लोग मान लीजिए इंटरव्यू के लिए जाते हैं, कोई एक पोस्ट है और 2 लोग जा रहे हैं इसके इंटरव्यू के लिए, 2 पर्सन जा रहे हैं। अब अगर मान लीजिए भाई घूस चल गई, तो क्या वो इंडिपेंडेंट रह जाएगा? नहीं। मान लीजिए ए ने क्या कर दिया, पैसा पहुंचा दिया है, तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब कि इसने इसके अकरेंस पर क्या किया, सेलेक्ट होने के अकरेंस पर इफेक्ट डाला कि नहीं डाला? डाल दिया। हाँ। और अगर फेयर है
तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इंडिपेंडेंट कोई भी कोई भी सेलेक्ट हो सकता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ यस सर। जैसे मान लीजिए एक कोई क्वेश्चन हमने दिया आप दोनों लोगों को सॉल्व करने के लिए, है नहीं? तो कोई भी सॉल्व कर सकता है क्वेश्चन, तो कोई भी सॉल्व कर सकता है। लेकिन अगर मान लो कि किसी एक ने चीटिंग कर ली, है नहीं, और उसको नंबर मिलने हैं, भाई नंबर तो मिलेंगे ही। अगर चीटिंग कर लिया तो चीटिंग में क्या हो जाएगा बताओ, कि ए ने बी के ऊपर क्या कर लिया, उसके सॉल्व करने के उस पे क्या किया, नंबर पाने के उस पे इफेक्ट डाला कि नहीं डाला? हाँ। बोलो। ऐसे ही रेस में कुछ लोग दौड़ रहे हैं, घोड़े दौड़ रहे हैं, आदमी दौड़ रहे हैं, ठीक है ना? अब उसमें क्या है कि रेस हो रही है और एक ने दूसरे के क्या कर दिया, टांग लगा दी, भाई जैसे रेस में होता है कि इनको नहीं आगे जाने देना है। तो वो क्या हो गया, डिपेंडेंट हो गया या इंडिपेंडेंट हो गया? डिपेंडेंट हो गया। उसने क्या किया, उसके विनिंग को क्या किया, इफेक्ट डाला दूसरे के ऊपर कि नहीं डाला? तो इसको वेन डायग्राम से नहीं, एक जनरल जो आपके आसपास हो रहा है उससे आप इसको क्या कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी के टर्म में जनरली जैसे रेस के क्वेश्चन है, किसी भी स्टूडेंट्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्वेश्चन दिया जाएगा, बात समझ गए? इंटरव्यू से रिलेटेड है, सिलेक्शन है ना, तो इंटरव्यू से रिलेटेड है। तो इन सारे मामले में क्या है, हमेशा क्या होता है, इंडिपेंडेंट इवेंट होता है, क्योंकि इसमें आदर्श बातें ली जाती हैं, वो सोसाइटी में हो या ना हो उससे मैटर नहीं रखता है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आ गए सर। हाँ यस सर। ठीक है, सर इसका हाँ बोलो। इसके एनसीईआरटी में क्वेश्चन आज हम देख रहे थे, हाँ उसमें ये लिखा था कि कॉइन को टॉस किया और एक डाइस को फेंका, हाँ तो क्या कहते हैं, हाँ। डाइस पे 3 आना और कॉइन पे टेल्स आना, हाँ। क्या ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे या नहीं होंगे? कॉइन पे क्या आना, कॉइन पे टेल्स आना और डाइस पे 3 आना। डाइस पे 3 आना, हाँ नहीं ये इंडिपेंडेंट नहीं है। नहीं है ना, बट उसमें लिखा था कि इंडिपेंडेंट है, क्यों मेरा भी नहीं तो सॉरी हम क्या बोल गए, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स में ही आएगा भाई। पर सर फिर वो जैसे वो वाला था इंडिपेंडेंट इवेंट का कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू P ऑफ A इनटू P ऑफ B, तो उससे तो फिर वो P ऑफ A इंटरसेक्शन B 0 नहीं हो जाएगा? नहीं तो वो तो तुम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव पे चले जा रहे हो भाई, उसको इससे कहाँ मिला रहे हैं आप सिंपल सा सोचिए, ऐसे सोचा जाता है। देखो अब इसी को हम बता रहे हैं, जैसे आपने एक क्वाइन टॉस किया, ठीक है, और एक आपने क्या ले लिया, डाई ले लिया, डाइस ले लिया, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पर हेड या टेल आने वाला इसके कान में बोलेगा कि 1 मत आना या 1 आना? नहीं सर। तो बस इंडिपेंडेंट हो गए। मतलब जब तक ये कोई इफेक्ट, या तो हेड बोले इसको कि भाई 1 मत आना, या टेल बोले कि भाई 3 मत आना या 3 आ जाना, बात समझ गए? जब दोनों को आप ऐसे उठा के, ऐसे मान लीजिए एक आपने क्वाइन ले लिया और एक डाइस ले लिया और उसको ऐसे आपने रेंडमली रोल कर दिया, टॉस कर दिया, फेंक दिया, है नहीं, तो कुछ भी आ सकता है। तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो इसको देखो, इसको तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मतलब फील करना पड़ेगा। मैं तुमको फिर बता रहा हूँ, अपने इर्द गिर्द लेके आपको उसको सोचना पड़ेगा, तो आप अच्छे से समझ सकते हैं। बात क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई? हाँ और सर एक और क्वेश्चन था मेरा, जैसे वो कार्ड वाले में था, तो उसमें भी एक ऐसी क्वेश्चन था कि क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड, हाँ, ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स कैसे हो सकते हैं? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि स्पेड का एस आ जाए, तो फिर वो तो फिर नहीं इसमें भी नहीं। मान लीजिए आपके पास प्लेइंग कार्ड है, आप उसमें से कोई भी आप वो निकाल रहे हैं। एक इवेंट हमने किंग का ले लिया है मान लीजिए, और एस का ले लिया, तो अब ऐसा तो है नहीं कि स्पेड का किंग आएगा तो यहाँ पर कहा जाएगा कि भाई ये
मान लीजिए स्पेड का आया तो यहाँ पर एस आपका क्लब का नहीं हो सकता है, या हार्ट का नहीं हो सकता, या है नहीं, तो आप इसको नहीं कह सकते, वो कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। ये सब इंडिपेंडेंट इवेंट्स ही हैं। नहीं सर, जैसे ऐसा हो सकता है ना कि स्पेड का एस आ जाए तो फिर उससे स्पेड की प्रोबेबिलिटी में फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, देखो दो अलग अलग बातें हैं। आपने कहा कि एक 52 कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स में से अगर हमें किंग निकालना, किंग की बात कर रहे हो ना? एस एस, हाँ किंग एस। एस की बात कर रहे नहीं हैं? हाँ नहीं नहीं, ये था कि एक है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस और दूसरा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड। हाँ हाँ, तो ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। अब तुम हमें तो पहले ऐसा क्वेश्चन दे देना, तब हम बता देंगे, ठीक है ना? क्वेश्चन देना, ऐसे नहीं, ठीक है? कभी कभी होता है, डिपेंड करता है, ठीक है ना? हाँ ठीक। क्वेश्चन बताइए। तो क्लियर हो गई बात कि नहीं क्लियर हो गई? वैसे इन जनरल ऐसा नहीं होता है, वो इन सब इंडिपेंडेंट इवेंट्स ही होते हैं, ठीक है ना? ठीक है सर। क्लियर हो गया ना बात? अब उसमें क्या लिखा हुआ है, मान लीजिए 1 by 1 लिखा हुआ है, या दो कार्ड एक साथ निकाले गए, एक निकाला गया फिर दोबारा रख दिया गया दूसरा, तो इन पर भी डिपेंड करता है, इसलिए कह रहा हूँ। ओह अच्छा, हाँ बात समझ गए कि नहीं समझ गए? हाँ हाँ यस सर। है नहीं? मान लीजिए एक कार्ड निकाला फिर वापस उसी में रख दिया, है नहीं? वो तो फर्क नहीं पड़ेगा ना फिर। हाँ, तो ऐसे फिर उसमें दिया गया होगा क्वेश्चन में, वो हम अभी लेंगे क्वेश्चन, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक बात है? अच्छा, जी, yes, sir. अब आगे चलते हैं। इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होते हैं? देखिए, इक्वली लाइकली इवेंट्स ये होते हैं कि अगर दो इवेंट ए और बी लिया जाए, ठीक है, और उनकी प्रोबेबिलिटीज इक्वल आती हैं, तो हम लोग उन इवेंट्स को बोलते हैं क्या? इक्वली लाइकली। अब देखिए ऐसा है, प्रोबेबिलिटीज इक्वल आने का मतलब, सपोज कर लीजिए हमने एक क्वाइन लिया, बात समझ गए? अब एक हो गया कि क्वाइन में कहा गया कि भाई एक तो क्वेश्चन में दिया जाता है कि भाई इसमें जो हेड और टेल आने का वो है, वो रेशियो मान लो 2:1 है। मतलब कि पहले से ही आपको ये दे रखा हुआ है कि जैसे होता नहीं, हम लोग जब बचपन में खेलते थे तो ऐसा होता था कि भाई जाओ, तुम्हारे पासे में जो है हेड ना आए, है ना, अरे सिक्के में हेड ना आए, ठीक है, हमेशा टेल आ जा रहा है। या मान लीजिए ठीक है, 4 बार में किसी भी टाइम तुम्हारे उसमें ना आए, तो कहने का, किसी में आपको हेड ना मिले, तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर किसी भी जो है कहते हैं सैंपल स्पेस में, है ना, एक सैंपल स्पेस ले रहे, उसमें चाहे जितने भी इवेंट्स हो, और उन इवेंट्स के अगर अकरेंस की प्रोबेबिलिटी सेम है, इसका मतलब वो नॉर्मल बिहेवियर है, इट्स अ नॉर्मल बिहेवियर। और अगर ये कह दिया जाए तो वो एबनॉर्मल हो जाएगा। कह दिया जाए कि भाई 3 बार हम पासा फेंक रहे हैं, तो भाई 3 बार में किसी वो 3 कॉइन हम फेंक रहे हैं, तो किसी में भी हेड या टेल आ सकता है, बोलो। लेकिन अगर कहा जाए कि नहीं, 2 बार हेड आ रहा है, 1 बार टेल आ रहा है, तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, वो इक्वली लाइकली नहीं होंगे। बात समझ में आ रही, हाँ या ना? हाँ यस। बात क्लियर हो गया? ठीक है। तो ये टर्म काफी ऑप्शंस में पूछे भी गए हैं इधर मेन और एडवांस में, तो इस बात को हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर देखिए, नोट समझ लीजिए, जैसे एट रैंडम कहा गया है या रैंडमली कहा गया है, इसका मतलब ये होता है कि दैट द पॉसिबिलिटीज आर इक्वली लाइकली। समझ गए? इवेंट्स आर सेड टू बी इक्वली लाइकली when each event is likely to occur as any other event। मतलब उसमें भेदभाव ना हो, ये नहीं कह दिया जाए कि ज्यादा बार हेड आएगा, कम बार टेल आएगा। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? हाँ, जैसे शोले वाला सिक्का इक्वली लाइकली नहीं था। हाँ, यस। बात समझ गए? हाँ ठीक है। तो ये हमें 4 इवेंट अच्छे से हम लोगों को पता होना चाहिए। तो अब कोई इसमें दिक्कत परेशानी हो तो अभी आप पूछ सकते हैं। नहीं समझिए।
समझ गए ना? हम्म अच्छा, अब हम लोग आते हैं, पहले हम लोग थ्योरम ही करेंगे। अब देखिए, थ्योरम में सबसे पहले वेन डायग्राम का हम लोग खूब यूज़ करते हैं। जो पहली यहाँ पर फर्स्ट थ्योरम आपको पढ़ना है, बेसिक है, आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि टोटल सैंपल स्पेस लिया हमने एक, ठीक है, और इसमें एक कोई इवेंट है, ये NS है, और एक कोई इवेंट यहाँ पर लिया A, तो ये अकरेंस हो गया। और इसके कॉम्प्लीमेंट्री को A डैश या A कॉम्प्लीमेंट से हम लोग डिनोट करते हैं। यहाँ पर ये क्या हो गया, नॉन अकरेंस ऑफ A, नॉन अकरेंस ऑफ A। तो अब आप देखो, वेन डायग्राम से आपको समझ में आ रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन A और नंबर ऑफ एलिमेंट इन A डैश का सम NS के इक्वल होगा, यस और नो? और अगर इसको हम लोग डिवाइड कर दें बाई किससे, NS से, तो NA अपॉन NS प्लस NA डैश अपॉन NS इक्वल्स टू 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और यही प्रोबेबिलिटी ऑफ A होता है, और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या होता है, A डैश होता है। ये इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। तो किसी भी सैंपल स्पेस में किसी एक इवेंट के अकरेंस और नॉन अकरेंस का जो सम होता है वो हमेशा कितना होता है बेटा, 1 होता है। बात क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई? हाँ, यस सर। ये हमेशा 1 होगा। अच्छा, अब हम लोग बात कर रहे हैं कि अकरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ A और B की बात कर रहे हैं। तो A और B का मतलब, हमने एक सैंपल स्पेस ये लिया, ठीक है, और ये सैंपल स्पेस हो गया। दो इवेंट यहाँ पर बना ले रहे हैं, ये आपका A हो गया और क्या हो गया, B हो गया, A और B। क्लियर? तो यहाँ पर अकरेंस ऑफ A और B का मतलब हुआ क्या? अकरेंस ऑफ A और B का मतलब ये वाला हिस्सा ले सकते हैं, ये हिस्सा ले सकते हैं, ये हिस्सा ले सकते हैं, ले सकते हैं। A और B का मतलब ये होता है। तो हमको इसकी अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो आप कहेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B। A यूनियन B को, इसको हम लोग ये भी पढ़ते हैं, A यूनियन B। A यूनियन B का मतलब क्या होता है, इसको आप कह सकते हैं, देखिए कई तरीके से इसको हम लोग पढ़ते हैं। इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A और B, ये लिखा ही हुआ है, ठीक है। या इसको और लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट वन फ्रॉम A B। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? तो एटलीस्ट 1 का मतलब क्या हुआ, खाली A या B या फिर दोनों। हाँ, तो ऐसे भी लैंग्वेज A और B भी लिखा जाता है, एटलीस्ट 1 फ्रॉम A B भी लिखा जाता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, एनी। ये हो गया पूरा, देखिए A, ये हो गया B। और बताओ इसमें 2 बार शामिल हुआ ना ये वाला पार्ट, इंटरसेक्शन B। इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, A इंटरसेक्शन B बोलते हैं। बोलो, तो माइनस सिंगल टाइम कर देंगे N A इंटरसेक्शन B कर देंगे। फिर आप उसको डिवाइड कर दोगे बाई किससे, बताओ, NS से डिवाइड कर दोगे। तो ये वाला टर्म क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B। और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A हो जाएगा, ये वाला टर्म प्रोबेबिलिटी ऑफ B हो जाएगा। ये भाई फेवरेबल हो गया अपॉन टोटल होता चला गया। बोलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो जो भी कॉमन पार्ट होगा उसमें हमें ये
निकाल देना होगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम कहें कि इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, बोलो अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देन कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इसके इक्वल हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा। उनमें कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है। नहीं। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गई हाँ, ये तो- आ गई। अगर इसके वेन डायग्राम की बात करेंगे तो इसका वेन डायग्राम कैसे बन जाएगा, ये आपका हो गया ए, इनमें कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है। नहीं होगा। बात समझ में? हाँ, ठीक है, ये हो गया NS है। क्लियर? तो ये दोनों टर्म दोनों तरीके से लिखने आने चाहिए कि ए और क्या बी या प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन फ्रॉम ए बी। A1B। क्लियर? हाँ, यस। कोई डाउट? नहीं समझ- सर। कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चंस अभी हम लोग करते हैं इसमें। अच्छा, अब देखो यहाँ पर दूसरी बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये भी वही चीज लिखी है, इसके दो फॉर्मूले हम लोग लगाते हैं। तो जैसा हमको कंडीशन क्वेश्चन में दिया जाएगा उस तरह के हम लोग फॉर्मूले यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक बात ये सीखते हैं, देखिएगा, ये ए है, इवेंट बी, ठीक है। चलिए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलते हैं, इस वाले पार्ट को क्या बोला जाता है? इंटरसेक्शन। हैं? वो बीच वाले पार्ट को ना। नहीं, ये जो डॉटेड पूरा है, ए यूनियन बी, A-Union-B। अच्छा। है ना। हम्म। इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? ए यूनियन Union-B। बी बोलते हैं, है ना, यही तो है ना। यस। अच्छा, हाँ, इस ये- पार्ट को क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलते हैं? इसके बाहर वाला जो हिस्सा हो, A-Union-B का कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अच्छा, हाँ, यस। इसको बोलते हैं हम लोग नाइदर ए नॉर बी। और B। इसमें बताओ, ये है वो हिस्सा कि नहीं जिसमें ना तो ए है ना तो बी है? हाँ, यस सर। ना तो ए है और ना ही बी है। ये। क्लियर हो गई बात कि नहीं क्लियर हो गई? हाँ, यस सर। अब आप मुझे बताइए, टोटल सैंपल स्पेस है तो आप क्या कहेंगे कि भाई एन ए यूनियन बी और प्लस एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, बोलो ये टोटल सैंपल स्पेस के इक्वल होगा कि नहीं होगा? और अगर इसको डिवाइड कर दें बाई किससे, बताओ? NS से डिवाइड कर दें, बोलो है। यस सर। तो NS से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल्स टू 1 हो गया। तो अगर हमें ए यूनियन बी और तरीके से लिखना है, दूसरे तरीके से, तो क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। बी डैश। बात समझ में आई बेटा कि नहीं आई? आ गई सर। हाँ, ये तो दो फॉर्मूले इस्तेमाल करेंगे। अगर कहा जाए कि प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है ए यूनियन बी की, या ए और बी कहा जाए इसको, या हम लोग क्या कह सकते हैं, प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट, क्या पढ़ते हैं इसको, एट लीस्ट 1 From- फ्रॉम ए बी में से A और- कोई एक। तो हम लोग इसका यूज ज्यादातर मतलब किस
कैसे करते हैं, इसका यूज जो होता है मैक्सिमम उसमें करते हैं जब ए बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स दे रखे होते हैं। ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अरे भाई ये कहाँ चला गया? इंडिपेंडेंट क्यों? क्योंकि अभी देखिए हमने आपको ये बताया नहीं है, प्रूफ नहीं बताया। अभी हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब पढ़ेंगे तो वहां पर आएगा कि ये यहाँ, लेकिन नोट इसको समझ लेते हैं कि अगर ये यहीं पर लिखा हुआ है, यहीं लिख देते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट्स पर आ जाते हैं हम लोग जरा। कहाँ है भाई? हाँ, तो यहाँ पर देखो, नोट इसको समझ लो और इसका प्रूफ अभी बताएंगे जब आएगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, देन आप कहेंगे probability of A intersection B equal to probability of A into probability of B। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, yes sir। और इसका हम लोग प्रूफ देखेंगे कहाँ पर? कहाँ देखेंगे? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। हाँ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में। कहिए तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यहीं सिखाई दे, काम ही खत्म हो जाए। हाँ सर, बता दिए, थोड़ा सा पढ़ा भी था। थोड़ा सा पढ़ा है, चलो हाँ, ये भी काम खत्म ही हो जाए, है ना। जो चीज़ जहाँ जहाँ आती जाए वो हम लोग देखते चले जाएं, ठीक है। और उसको कैसे लिखते हैं वो भी, चलो ये भी अच्छा है, साथ साथ में हम लोग वो भी सीखते चले जाएंगे, ठीक है ना। यस सर। देखो भैया, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, देखिए बिना किसी फॉर्मूले के आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर एक बात, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को अगर साधारण भाषा में समझा जाए, सिंपल तरीके से समझा जाए, तो इसका मतलब है क्या कि हमारा जो टोटल सैंपल स्पेस है उसमें बेटा कोई कंडीशन ही तो लगा दी गई होगी, कोई कंडीशन लगा दी गई होगी। जैसे मैं एकदम सिंपल सा अगर कोई क्वेश्चन, एक सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूं, अभी कुछ हम लोग नहीं पढ़ रहे, हमने कहा हमने एक डाइस रोल किया, ठीक है, और डाइस में केवल इवन नंबर आ रहे हैं। डाइस में क्या आ रहे हैं? इवन, केवल इवन नंबर, यही तो कंडीशन हो गई। हाँ। अब भाई डाइस में अगर वैसे डाइस अगर रोल करते हैं तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। और जब हम लोग कहेंगे कि इवन नंबर आ रहा है तो बताओ यहाँ पर 2 4 6 हो गया। तो जो पहले आपका जो नेचुरल वे में आपका टोटल सैंपल स्पेस था, कोई ना कोई एक वहां पर कंडीशन लगा के उसके टोटल सैंपल स्पेस को रिड्यूस कर दिया गया, इफेक्ट डाल दिया गया उसके ऊपर। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो होता क्या है कि अगर विदाउट फॉर्मूला, आपको मान लीजिए विदाउट फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला आप नहीं सीखे, तब भी आप इसके क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर अब आपसे कहा जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू, तो आप क्या करेंगे भाई? टोटल सैंपल स्पेस यहां पर कितना है बताओ? नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितने? 3 है। 3। तो जो कंडीशन लगी है उसके अकॉर्डिंग सैंपल स्पेस ले लो और बताओ 2 कितने तरीकों से आ रहा है यहां पर? एक ही तरीका, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 1/3। इसी को हम लोग बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। समझ में आया बात कि नहीं आया?
हाँ यस भाई अगर मान लीजिए कहा जाए कि आप जेई के एग्जाम में बैठ रहे हैं और भाई या तो आप क्वालिफाई होंगे या नहीं क्वालिफाई होंगे, बोलो, तो टोटल सैंपल स्पेस क्या हो गया? 2 हो गए। लेकिन अगर ये कहा जाए कि नहीं साहब आप क्वालिफाई होना ही होना है आपको, तो सैंपल स्पेस 1 हो गया कि नहीं हो गया? हाँ यस तो क्वालिफाई होने की प्रोबेबिलिटी अब कितनी हो गई? 1 हो गई। पहले कितनी थी? 1/2 थी। 1/2 अब कितनी हो गई? 1 हो गई। 1 कहा जाए कि भाई जेई मेन में आप एनआईटी की सीट आपकी पक्की हो जाए और पक्की होनी ही है, ये कंडीशन लगा दी जाए, बोलो, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई एनआईटी की सीट पाने के लिए? 1 हो गई। 1 और अगर मान लीजिए कोई कंडीशन नहीं लगाया गया तो इसका मतलब एनआईटी की सीट मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई एनआईटी की सीट पाने की? 1/2 हो गई। तो कोई फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं क्या हम इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का? नहीं कोई फार्मूला नहीं इस्तेमाल करने। अब बात समझ में आ गई। तो क्वेश्चन में दिया जाता है, कहते हैं इट इज गिवन दैट, क्या दिया जाता है? इट इज गिवन दैट। जहां इट इज गिवन दैट दे रखा है, समझ लो कुछ ना कुछ कंडीशन लगाई जा रही है। अ डाइस इज रोल, इसी सवाल में क्या लैंग्वेज दी है? अ डाइस इज रोल एंड इट इज गिवन दैट ऑलवेज इवन नंबर कम्स आउट। बात समझ गए? हाँ यस तो इट इज गिवन दैट ऐसे करके यहां पर दिया जाता है। बात समझ में आया? चलिए हाँ यस अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी इसको हटा देते हैं, बेसिक बात थी ये। अच्छा, अब देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को हम लोग समझते हैं, कैसे इसको हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना। तो पहले हमने ये बना लिया ऐसे, देखिए सैंपल स्पेस, ठीक है। ये यहाँ पर कोई एक इवेंट ए है और ये सैंपल स्पेस क्या है बताओ? ऐसे टोटल सैंपल स्पेस, ठीक है। तो अभी अगर बताइए कि प्रोबेबिलिटी अगर हमको चाहिए होगी ए की, इवेंट ए की है, प्रोबेबिलिटी अगर इवेंट ए की चाहिए होगी तो आप क्या कहेंगे? एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। बोलो। अच्छा, अब अगर मान लो कि यहाँ पे कोई एक कंडीशन लगा दी गई, देखिए ध्यान दीजिएगा, क्या लगा दी गई? एक कोई कंडीशन लगा दी गई। अब ये देखिए, ये इसको कह रहे हैं कि ये ओल्ड सैंपल स्पेस हो गया और स्पेस है ना, ओल्ड सैंपल स्पेस, और इसको कह दे रहे हैं न्यू हो गया, न्यू सैंपल स्पेस। इसका मतलब यही तो कंडीशन थी, यही कंडीशन लगा दी गई कि जैसे मान लो कि भाई ये 2 4 6 और यहां पर आ रहा है 1 2 3, तो ये एक डाइस था, ओ सॉरी 1 3 5, ये डाइस का मान लीजिए सैंपल स्पेस है। तो 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आप कंडीशन रहे कि केवल इवन नंबर आ रहा है, तो ये सब गायब हो गया। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? ये है। तो अब अगर मान लीजिए हमको यहां पर लिखना होगा कि ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी इस केस में, तो आप कैसे लिखोगे? कुछ ना कुछ तो यहां पर बनाना पड़ेगा ना सिंबल। तो इसको ए ऐसे लिखते हैं, ए अंडर कंडीशन बी, मतलब ये वही गिवन कंडीशन है, ऐसे लिखने का मतलब, ठीक है ना। तो अब बताओ यहाँ पर अब फेवरेबल इवेंट कितना बचा? केवल भाई अब तो फेवरेबल इतना ही बचा ना, यही तो बचा ना फेवरेबल, क्योंकि बाकी तो अब बेकार हो गया ना बाहर का,
क्योंकि ये तो नए सैंपल स्पेस में ही नहीं आ रहा है ना। अच्छा हाँ यस सर। अब वो तो नए सैंपल स्पेस में ही नहीं आ रहा है, तो इसी को हम लिखेंगे एन ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन और टोटल ये फेवरेबल हो गया, बी। ये फेवरेबल हो गया, और हाँ। टोटल हो गया एन बी। हाँ नहीं समझ में आया बात? नहीं आ गया सर। नहीं सर समझ गया। समझ गए ना? तो नितेश जी आपको दुखी लग रहा है, क्या बात है? हाँ ये दुखी नहीं लग रहा था, तबीयत आज ठीक नहीं मेरी। अरे क्या हो गया? पता नहीं सर, कल पता आज छोड़ते हुए ठीक नहीं दिया, फिर से जाना था, जा नहीं पाए। अरे क्यों नहीं जा पाए? क्या लग रहा है तुम्हारी तबीयत में? तबीयत तो डर की वजह से गड़बड़ है, या मौसम की वजह से? डर क्या था सर? डर नहीं? डर क्या था? चलो ठीक है, जब डर नहीं है तो उस पर बात ही नहीं करनी। तो ये बात समझ में आ गई बेटा कि नहीं आई? हाँ सर आ तो गई। अच्छा, हाँ यस सर। अब अगर मान लो इसी को, भाई ऐसा है ना कि हमारा ये तो जो पुराना वाला है, भाई पुराने को भूल तो सकते नहीं है कि भूल जाएंगे। नहीं सर। तो अगर मान लो यहाँ पर हमने NS से डिवाइड कर दिया टोटल सैंपल स्पेस से, हाँ जो ओल्ड वाला था, ये NB अपॉन NS कर दिया गया, बोलो तो बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ A अंडर कंडीशन B कितना आ गया बताओ? ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन कितना आ गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ B आ गया। बी। तो ये भी फॉर्मूला बन गया, ठीक है? हाँ सर। हाँ यस सर। कोई डाउट? नहीं सर समझ गया। कोई डाउट नहीं है, ठीक है? तो अब अगर आपसे कहा जाए कि भाई अब तो कई तरीके से आप कर सकते हैं, देखिए इधर कई तरीके से समझ सकते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अंडर कंडीशन है, तो देखो याद नहीं करना चाहिए इसको, है नहीं, समझना है बस। यस तो यहाँ पर एन बी इंटरसेक्शन ए तो निकालेंगे ही, और जो कंडीशन यहाँ पर होगी, जैसे गिवन कंडीशन क्या है ए, तो यहाँ पर एन ऑफ ए लिखेंगे। और ये तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स के टर्म में हो गए। अगर प्रोबेबिलिटी के टर्म में लिखेंगे तो प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो गया। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है ना? अब अगर देखिए, अब दूसरा नोट यहाँ पर बात कर रहे हैं जिसकी हम लोग अभी नोट वहां पर लिखा था। अगर ये कहा जाए कि इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो अब देखो बात को समझना। अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो देखिए एक काम ये करते हैं, पहले इनको हमने ले लिया, ऐसे ले लेते हैं, ठीक है? ए यहाँ उठा के डालते हैं, ठीक है? देखो अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ठीक है, सब कुछ ऐसे ही है, ठीक? और अब बताओ, ये कंडीशन तो लगाई गई। अब यहां से वेन डायग्राम जो है, ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। है वेन डायग्राम बना है, लेकिन इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। अब आप अपने आप इंडिपेंडेंट इवेंट वाले तस्वीर पर आ जाइए, फील करने वाले इंडिपेंडेंट इवेंट्स फील करने वाले पे आ जाओ, और थोड़े से जो है कहते हैं आप अपने सामान्य ज्ञान, मतलब इसको बोलते हैं सामान्य ज्ञान पे आ जाइए कि कब कोई चीज किसी के ऊपर प्रभाव डाल रहा है, किसी के ऊपर प्रभाव नहीं डाल रहा है। क्योंकि जब आप ये जानते हैं
कि हमारे बोलने से किसी को हंसी भी आ सकती, किसी को क्या आ सकता है बताओ, गुस्सा भी आ सकता है। और आपने कोई चुटकुला अगर सुनाया, मान लीजिए जोक सुनाया, तो किसी को हंसी आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है ना? बोलो। यस तो सब कुछ आपको मालूम है। तो यहाँ पर क्या है कि अब बी जो है ए के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल रहा है, हाँ कोई, इसीलिए हिंदी में डाल लिख दे रहे, कोई प्रभाव नहीं डाल रहा है। ठीक है? तो अगर ये कोई प्रभाव नहीं डाल रहा है तो बताओ कि अगर आपसे ये कहा जाए कि प्रोबेबिलिटी ए अंडर कंडीशन बी का फॉर्मूला तो तुमने पढ़ा ही है, क्या होता है बताओ? ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो अब अगर मान लीजिए ए बी के ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं डाल रहा है, तो हम इसको क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं लिख सकते हैं? ये तो अभी भी अपनी मस्त चाल से चलेगा ए। हाँ, यस सर। बताओ भाई नीतीश जी, हाँ सर, चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। तो ये ए, लेकिन बी लगाया तो जा ही रहा है, वो कहीं गायब तो हो नहीं जाएगा। हाँ, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो आप देखिए, आप इसको क्या लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, वही जो आपने पढ़ा हुआ है। अब बताइए, बात पिक्चर क्लियर हुई कि ये प्रोडक्ट के इक्वल क्यों होता है? क्योंकि बच्चों को जनरली यही नहीं समझ में आता है कि इंडिपेंडेंट इवेंट में प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई क्यों करते हैं। यस सर। बात क्लियर हो गई नीतीश जी? हाँ सर। ठीक है ना? तो अब आप किसी भी इंडिपेंडेंट इवेंट, चाहे आपको इसी तरह से 2 का दे रखा हो, 3 का दे रखा हो, n का दे रखा हो, अगर वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटीज के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सारी प्रोबेबिलिटीज को निकाल को क्या कर दीजिए, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई। क्लियर हो गया ना? हाँ, यस सर। है ना? कोई डाउट नहीं है ना? नहीं समझ। बात पूरी इसीलिए देखिए यहाँ पर हमने लिखा था कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो उनकी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी उनके प्रोबेबिलिटीज के प्रोडक्ट के इक्वल होगी। बात समझ में आई कि नहीं समझ? अब एक मजेदार और बात बता दें, आजकल ट्रेंड चल गया है, तो ये समझ में नहीं आती बात तो वेन डायग्राम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप उसको बहुत मजे से कर सकते हैं। अब देखिए, मैं यहीं पर देखिए यहीं पर नोट बताते चला जा रहा हूँ। देखिए, इसी में समझिएगा बात को। अगर मान लीजिए इसी फॉर्मूले को, इसी को अगर हमें किसी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अंडर में निकालना होता, जैसे आपसे कहा गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ ए निकालना है, बोलो। हाँ। और उसमें कोई भी कंडीशन दे रखी है, अंडर कंडीशन भी, तो आप सारे फॉर्मूले, जैसे ये फॉर्मूला आप पढ़ते हैं वैसे ही आप सब कुछ लिखेंगे, बस उसमें क्या लगा देंगे, अंडर कंडीशन भी लगाते चले जाएंगे। नहीं समझ में आई बात? नहीं आ गई सर। नहीं समझ गया। समझ गए ना? अब अगर मान लीजिए, अब फिर उसके बाद आगे क्वेश्चन में कुछ कहता है, तो जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की थ्योरम आपने पढ़ी है, फॉर्मूला पढ़ा है, उनको आप यूज करके आंसर मिलाते चले जाएंगे। ठीक बात है ना? जैसे मान लीजिए आपने इसी बात को पढ़ा, ये पढ़ा, नोट समझ लीजिए, अगर ये कहीं लिखा दिख गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अंडर कंडीशन सी लिखा हुआ है, बोलो, तो हाँ इससे देख के घबराना नहीं है। इसमें सीधा आप जो भी फॉर्मूला यहाँ पर जानते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर कंडीशन सी लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अंडर कंडीशन सी लिखेंगे, बोलो, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, सब कुछ फॉर्मूला ऐसे ही रहेगा, बस अंडर कंडीशन सी आपको लगाते चले जाना है। इसको आप देख के आप कह सकते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी है अंडर कंडीशन सी। इट इज गिवन दैट, मतलब सी पहले से ही दिया गया है, सैंपल स्पेस को वो इफेक्ट डाल रहा है। बात समझ में आ गया? हाँ सर।
तो कोई भी फॉर्मूला आप यहां से अंडर कंडीशन गिवन इवेंट के आप लिख सकते हैं। यस सर, समझ। ठीक है सर। समझ गए कि नहीं समझ गए? हाँ यस सर। तो हमने ये बताया था कि ये जो हम लोगों ने लिख रहे थे ये वाला फॉर्मूला, कि अब इसके हम लोग ये ज़्यादातर इसका यूज़ कब करते हैं, जब वो क्या होता है बताओ, इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं, इंडिपेंडेंट। है ना, इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं, ठीक है ना। तो इंडिपेंडेंट इवेंट के केसेस में अगर ये इस्तेमाल किया जाता है, तो अगर यहाँ पे कहा जाए कि इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, है ना, हाँ। देन आप कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, है ना, इक्वल टू, अब ये तो पता है 1 माइनस, चाहे कॉम्प्लीमेंट हो या नॉन, मतलब विदाउट कॉम्प्लीमेंट हो, इंटरसेक्शन है तो आप इसको ए डैश इंटू, नहीं इंटू, इंटरसेक्शन में अब वो तो इंडिपेंडेंट है तो इंटू लिख सकते हैं, बी डैश ये लिख सकते हैं। क्लियर? हाँ। यस सर। बात समझ गए? या और भी ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस पी, 1 माइनस, इसको 1 माइनस पी ए भी लिखा जा सकता है और 1 माइनस पी बी भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? हाँ सर। हाँ यस। कोई डाउट? नहीं सर, समझ गया। समझ गए ना? इसी बात को हमने यहाँ पर ये बता भी दिया कि अगर ए और बी, देखिए अगर ए और बी क्या है बताओ, इंडिपेंडेंट इवेंट्स दे रखे हुए हैं, तो ए यूनियन बी को ये लिखा जा सकता है। इन जनरल में आप कह सकते हैं कि अगर ये n एलिमेंट्स हैं, बोलो भाई, अगर क्या है n एलिमेंट्स है, तो ये 1 माइनस पी ई वन डैश इंटू ई टू डैश इंटू ई एन डैश लिख सकते हैं। डैश। बात क्लियर हो गया? हाँ हाँ, यस सर। सर। ठीक है, साथ में रटते भी जाइए, रटना जरूरी है नहीं? कि नहीं रटेंगे? अच्छा, हाँ क्या करें? यहाँ पर देखो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट नोट ये लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बताओ? ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी, ए और बी दोनों की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। हाँ, क्या लिखा हुआ है? ए यूनियन बी मतलब दोनों की प्रोबेबिलिटी से ज्यादा ही होगी पी ए और पी बी से। हाँ, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। देखिए, ठीक है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है ये मामला, है नहीं? देखो भाई, ये अगर ए है ना, हाँ सर। काफी थोड़ा दूर बन गया ये, है? बोलो, और ये क्या बन गया? तो ए और बी देखिए यहाँ पर ये दे रखा हुआ है, ठीक है, हो सकता है ये इंटरसेक्ट करें और इंटरसेक्ट ना भी करें। तो ए यूनियन बी, अगर इस केस में कहा जाएगा ए यूनियन बी, तो वो इक्वल टू, ग्रेटर एंड इक्वल टू यहाँ पर लिखा है मैक्स ऑफ पी ए और पी बी, इन दोनों में जो सबसे बड़ा होगा, है नहीं, उससे भी ज़्यादा होगा ए यूनियन बी। अगर मान लीजिए भाई ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो अब आपको मालूम है कि ए यूनियन बी ये वाला हिस्सा होगा कि नहीं होगा बताओ? हाँ। ये वाला पार्ट होगा ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी इन दोनों में जो बड़ा है उससे भी बड़ा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये ठीक बात है कि नहीं ठीक बात है? हाँ, यस। और ये कह रहा है कि जो
ये टोटल सैंपल स्पेस है आपका, ये ए है ना, ये क्या है बताओ, बी है, ठीक। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हो गया ये वाला हिस्सा, हो गया कि नहीं हो गया ये वाला हिस्सा। हाँ तो ये हिस्सा जो है वो आपका इन दोनों में जो छोटा है उससे भी छोटा है कि नहीं है, देखो। है सर। यस सर। तो इसका यूज बहुत आता है क्वेश्चंस में, ये हम लोगों को ध्यान रखना है। इक्वलिटी कब होल्ड करेगी, आपको बात समझ में ही आ रही है। इक्वल कब हो जाएगा, जब वो दोनों एक दूसरे को क्या कर जाएंगे बताओ, ओवरलैप कर जाएंगे, ओवरलैप, हाँ। है ना, हम्म। तभी तो इक्वल हो सकता है ना। हाँ हाँ यस सर। ठीक है तो ये बात हम लोगों को ध्यान रखनी है। अच्छा, एक चीज और समझ लीजिए, ठीक है। देखिए यहां पर हम लोगों ने ये एक सैंपल स्पेस लिया, ठीक है। अब मुझे बताओ कि यहाँ पर देखिए, एक तो ये वाइट वाला हिस्सा लिया गया है, ये वाला हिस्सा वाइट है ना, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, ओनली ए, क्या पढ़ते हैं, ओनली ए। इसको क्या पढ़ा जाएगा, ये वाला जो हिस्सा है ग्रीन वाला, ए इंटरसेक्शन बी है, ए इंटरसेक्शन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है ना, और ए एंड बी भी कह सकते हैं। ये आपका ओनली क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस वाले हिस्से को आप जान ही गए हैं कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाइदर ए नॉर बी, या हम लोग क्या पढ़ते हैं, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अच्छा, इसको ओनली ए को लिखा क्या जाता है, इसको और लिख सकते हैं ए बट नॉट बी। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी डैश, या इसको हम ए माइनस बी भी लिखते हैं। देखो देखते जाओ, ये वाला जो हिस्सा हो गया है ना, इसको हम लोग और क्या क्या लिख सकते हैं, ए बट नॉट बी, या कहिए ए इंटरसेक्शन बी डैश, या कहिए ए माइनस बी। तो सेम इसी तरह से ये ओनली बी को भी ऐसे लिखा जा सकता है कि ए है ना, बी बट नॉट ए, या हम लोग लिख सकते हैं बी माइनस ए लिख सकते हैं। क्लियर हो गई बात कि नहीं क्लियर हो गई? हाँ सर। ठीक है ना। तो अगर हमें ये तीन, अगर ये 2 एलिमेंट का है, अगर हमें इसी तरह से 3 एलिमेंट का अगर लिखना हो, है ना, तो देख लीजिए ये वाला हिस्सा क्या कह जाए, ये लिखा क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन बी डैश सी डैश। इसको क्या पढ़ेंगे, ए बट नॉट बी, ए बट नाइदर बी नॉट, हाँ, ए बट नाइदर बी नॉर सी। यहाँ वाले इस हिस्से को क्या पढ़ेंगे, ये देखिए बी लगा हुआ है, इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन सी डैश, ठीक है ना। इसी तरह से ये वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है सी इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो पार्ट है, ये देखिए ये वाला जो हिस्सा लिखा हुआ है, इसको क्या बोलेंगे बताओ, एक मिनट गड़बड़ हो गया यहाँ पर, ये यहाँ पर लिखा हुआ है ए बी बट नॉट सी, ठीक है ना। ये जो हिस्सा है इसमें ए बी है क्या, सी का पार्ट है इसमें, नहीं है, नहीं, सी का पार्ट नहीं है। अच्छा, ये वाला हिस्सा जो है देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको क्या पढ़ेंगे, ए सी है लेकिन बी नहीं है इसमें। हाँ, इस हिस्से को क्या पढ़ेंगे, बी सी है लेकिन इसमें ए नहीं है। और ये वाला हिस्सा क्या है, देखिए ये जो दिख रहा है आपको, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये तीनों हो गए। और इसके जो बाहर वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा देखिए, ये सारा हिस्सा है, बोलो, ये है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। इसको बोलते हैं ना तो ए है ना बी है, ना ही इसमें क्या है बताओ, सी। समझ में आ गया भैया कि नहीं आ गया? आ गया सर। हाँ, यस सर। ठीक है ना। इस पे क्वेश्चन सभी मिलेंगे, तो हम लोगों को ये बात ध्यान रखनी है। अब हम लोग बात करते हैं चौथी थ्योरम पे।
देखिए अभी आप लोगों ने देखा है इसको, ये की प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ओनली ए फ्रॉम ए बी। ओनली ए का मतलब क्या हो गया, इसको और कैसे कह ए सकते हैं, इंटरसेक्शन बी डैश। ए इंटरसेक्शन बी डैश। ए जिसमें बी ना हो वो वाला हिस्सा हमें लेना है। तो वेन डायग्राम में भी आपको ये दिख रहा है कि भाई हाँ अगर ये हमने लिया, अरे भैया ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी, इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग हमें कौन सा पार्ट चाहिए, केवल ये वाला हिस्सा चाहिए। तो बताओ इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अब डायरेक्ट बताइएगा, एन के बजाय आप पी में डायरेक्ट लिख सकते हैं, बताइए जल्दी से। अब हम बता नहीं रहे, प्रूफ नहीं बता, वो मतलब लिख नहीं रहे, आप तो डायरेक्ट लिख सकते हो। वेन डायग्राम का ये मालूम है, ये वाला हिस्से की प्रोबेबिलिटी हमको चाहिए, क्या लिखेंगे भाई नीतीश जी? अरे भाई सीधे लिखेंगे पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, अच्छा बस। हाँ हाँ भाई इसकी प्रोबेबिलिटी, अब देखो अब तो हर चीज प्रोबेबिलिटी के टर्म में आ गई कि नहीं आ गई भाई। हाँ, इसकी ये प्रोबेबिलिटी ए होगी, होगी कि नहीं होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ए इंटरसेक्शन बी होगी, वो ही निकाल दिया। देखिए अरे ये कहाँ पहुंच गए, ठीक ठीक ऐसे समझिए। समझ गए नीतीश जी? हाँ सर समझ गए। आज तुम सुस्त लग रहे हो कुछ, तबीयत की वजह से हैं? हाँ सर थोड़े से बहुत। कल मैं सुस्त लग रहा था। हाँ सर आज फीवर है, आज समझ में नहीं आ रहा मैंने सही से। अरे मौसम ही ऐसा है यार, ये सब मौसम का दोष है नहीं, और विपक्ष की चाल है। हैं? अब भाई एग्जिट पोल तो बहुत खतरनाक आ रहा है, हैं? हाँ हाँ ये सर। कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग दुखी हैं। हम लोग दुख में शामिल हों या खुशी में शामिल हों, क्या करें? रहते हैं? हैं खुशी में ही शामिल हो जाते हैं। हाँ यही ठीक रहेगा। न्यूट्रल हो जाइए सर। न्यूट्रल हो जाएंगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी। न्यूट्रल का मतलब फिर अब वो तो अंत हो गया। हाँ भाई, सुख और दुख अगर दोनों से परे हो गए तब तो फिर आप महान व्यक्ति बन जाएंगे। तो है ही सर आप पहले से। नहीं मैं नहीं बता रहा हूँ, अरे हम कौन सा महान है यार, हमने कौन सा महान काम कर दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई भी व्यक्ति सुख दुख से परे हो जाए तब तो वो महानता की श्रेणी में आ जाएगा ना। हाँ नहीं आ जाएगा? आएगा। भाई उसके ऊपर ना तो कोई सुख का असर पड़ रहा है और ना किसी दुख का पड़ रहा है। अब उसके ऊपर चाहे फूल बरसाओ चाहे लाठी बरसाओ, वो सब में खुश है। चलिए, तो ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आ गई सर। हाँ ये सर। अच्छा, आप जानते हैं कि इसी फॉर्मूले को हम लोग कॉम्प्लीमेंट में भी लिख सकते हैं। अगर आपको, ठीक है ना, ये देखिए हमने क्या किया, ये देखो याद करने का तरीका मैं बता रहा हूं। ये यहाँ पर क्या है, बिना कॉम्प्लीमेंट के लिखा हुआ है ना ए, तो ए में से हम लोगों ने क्या कर दिया, ए इंटरसेक्शन बी निकाल दिया। हाँ। ठीक बेटा? हाँ। अगर हमें ये वाला लेना है तो इसमें कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है, तो देखो इसको हम लिख सकते हैं पी बी डैश, है ना? हाँ। और माइनस, अब सब डैश में चलेगा ये, माइनस ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये तो हमने एक तरीका बता दिया कि आप इंस्टेंट बिना याद किए हुए लिख ले जाएं, लेकिन क्या इससे सहमत हैं आप? पी ऑफ बी डैश
माइनस भाई- बी डैश। भाई आप ये देखिए, आप ऐसा करिए कि बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसे जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ये आपका ए है और ये बी है, बोलो। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी डैश का मतलब क्या हुआ, ये वाला पार्ट हो गया पूरा। हाँ, इसको क्या बोलेंगे, बी डैश। बी डैश ही तो हुआ ना नीतीश जी, हाँ सर। ठीक है। हम्म। और अगर इस पार्ट की बात करें, हैं, ये ए है, ये बी है, ठीक है। हाँ। तो भैया ये वाला हिस्सा कौन सा हो गया बताओ, ए, ये हिस्सा कौन सा हो गया, इंटरसेक्शन, सॉरी, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये यही तो हुआ ना। हाँ, ये और सर। इसमें से इसको भाई ये है तुम्हारा एन बी डैश है, बोलो। यस सर। और ये क्या है, एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है, ठीक है। अब इसमें से इसको घटाना है, हाँ, तो बताओ घटाओगे तो क्या मिलेगा इसमें, इसमें से इसको घटा दोगे तो कौन सा हिस्सा गायब हो जाएगा घटाने में, बताओ। पूरा बाहर का गायब हो जाएगा। अरे ये पूरा बाहर का, देखिए हाँ, ये हिस्सा घटेगा तो केवल इतना ही तो बचा ना भाई। हाँ, यस सर। देखो इतना बचा, ये तो पूरा घट गया ना। अब देखिए घटा के देखिए, वो तो माइनस हो गया, बचा उतना ही हिस्सा, और उसी की तो जरूरत थी ना हमको। हाँ, यस सर। समझ गए ना, बोलो भाई। हाँ सर। ठीक बात है। अच्छा, अब अगर मान लीजिए ये लिखना है कि अकरेंस ऑफ ओनली बी फ्रॉम ए बी, तो बताओ क्या लिख दोगे, जल्दी से बोलो, जल्दी बताओ, हम इसको बदलेंगे नहीं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन। फिर कहाँ गड़बड़ कर दी। जब यहाँ विदाउट डैश लिखेंगे तो यहाँ विदाउट डैश ही तो आएगा भाई। अच्छा, हाँ, तो सॉरी, माइनस बी ए इंटरसेक्शन बी। या और क्या लिख सकते हैं आप, चलो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं कि ये बी चाहिए इंटरसेक्शन ए डैश, यही तो लिखा हुआ है ना। या इसको और क्या पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी क्या, बी बट नॉट ए, बट नॉट ए, है ना। हाँ, या ओनली बी भी लिखा हुआ है, तो कई टर्म से लिखा जाता है, सब समझ लीजिए बात। तो अभी हमने किस में लिखा था इसको, अभी हमने विदाउट कॉम्प्लीमेंट वाला लिखा। अब कॉम्प्लीमेंट वाला लिखेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ, पी ए कॉम्प्लीमेंट पी ए डैश माइनस पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। बस ठीक है। हाँ सर। हाँ, यस सर। बताओ कोई दिक्कत परेशानी, बताओ वेन डायग्राम, या समझ गए, समझ तो गया सर। समझ गए। अच्छा देखिए, अब कह जा रहा है कि अकरेंस ऑफ एग्जैक्टली वन फ्रॉम ए बी, अकरेंस ऑफ एग्जैक्टली वन फ्रॉम ए बी, तो क्या हो जाएगा, इसको क्या लिखेंगे, ये है क्या, इसका मतलब क्या है, ए इंटरसेक्शन बी डैश, बोलो, यूनियन बी इंटरसेक्शन ए डैश। यस, ये देखिए, ये आप सेट के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। तो इसमें क्या है, एग्जैक्टली ए चाहिए। अब देखो, अब वेन डायग्राम अगर ले लें, है ना, तो इसका मतलब क्या है, ये ए है और ये क्या है, बी है। मतलब हमें एग्जैक्टली चाहिए वन, है ना। तो कौन सा पार्ट निकालना है हम लोगों को, हम लोगों को यही वाला तो पार्ट चाहिए भाई, चाहे ए आ जाए और चाहे बी आ जाए। अब बताओ, देखो इसको कितने तरीकों से हम लोग लिख सकते हैं, देखिएगा इसको कितने तरीके से लिख सकते हैं। पहला तरीका देखो,
ये अगर हम लिख दें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाल दें, बताओ सही है कि नहीं सही है? हैं? हाँ ये सर। लिख सकते हैं ना? हाँ अच्छा, एक और तरीका देखो, यहाँ पर देखो हम ले रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, है नहीं, इंटरसेक्शन माइनस ट्वाइस कर दे रहे हैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बताओ सही लिखा है कि नहीं सही लिखा है? हाँ तभी तो यस सर। बताओ भाई, सही है सर। नीतीश जी बताइएगा। हम्म अच्छा, एक तरीका और क्या लिख सकते हैं बताओ? अब चाहो तो ये कॉम्प्लीमेंट में इसमें भी तो लिख सकते हो, ए डैश, हाँ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये हो जाएगा बी डैश, और माइनस ट्वाइस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये समझ में आया कि नहीं आया? डैश ठीक। नहीं समझ में आया? नहीं सर, आप नहीं समझ गए। समझ गए ना? हम्म ठीक है, हम्म अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ अभी। नहीं समझ गए। समझ गए ना? हम्म अच्छा भाई, और यहाँ पर एक नोट भी समझिएगा। ये बताइए, ए इंटरसेक्शन बी डैश एंड बी इंटरसेक्शन ए डैश, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? हाँ यस सर। बंद कर दो। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं कि नहीं है भाई? बहुत हो। अच्छा, अब एक तरीका और क्या लिखा जा सकता है बताओ? एक तरीका और जल्दी से बताना, और एक तरीका और लिख सकते हैं। अब देखते हैं कि कौन बच्चा बताएगा। अरे भाई, इसको चाहो तो इसमें भी लिख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। समझ में आया हाँ या ना? हाँ सर। आ गया कि नहीं आ गया? जी सर। बोलो, हाँ कोई डाउट? नहीं सर समझ गए। तो इसको हम 4 तरीके से लिख सकते हैं, जैसा देश वैसा भेष। जो हमको दिया जाएगा वो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, है ना? उस फार्मूले को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जितने भी फार्मूले आपने यहाँ पर पढ़े हैं, इनको सबको अंडर कंडीशन एनी इवेंट लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? हाँ लिख सकते हैं सर। बस। हाँ यस सर। अब वो उसको बार बार बताने की जरूरत है क्या? नहीं है ना? बोलो। नहीं सर। अगर आपसे ये कहा जाए, इसको आप देख लीजिए, अगर ये लिख दिया जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश, है ना, यूनियन बी इंटरसेक्शन ए डैश अंडर कंडीशन, है ना, ये ऐसे लगाया देखिए, और अंडर कंडीशन कह रहे हैं सी, तो लिख सकते हैं। बोलो कैसे सर? कैसे, क्या मतलब? अब चाहे ये फॉर्मूला लिखोगे तो बस यहाँ लगाते जाओगे, ए यूनियन बी अंडर कंडीशन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी अंडर कंडीशन सी। अगर ये फार्मूला लगाओगे तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर कंडीशन सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अंडर कंडीशन सी। बस इसमें बताएं क्या, बार बार लिखना क्या है? बार अभी भी नहीं समझ में आया? नहीं आ गया। है? ये लिखना चाहो अंडर कंडीशन लगा दो, ये लिखना चाहो अंडर कंडीशन लगा दो। बताओ भैया। हाँ समझ गए।
समझ गए ना? कोई डाउट हो तो बताओ। नहीं समझ गया। तो अब मुझे एक बात बताओ कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ हमें निकालना है अकरेंस ऑफ ए और बी और सी, तीन का निकालना है, इसको और हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसको और ए क्या पढ़ यूनियन सकते बी हैं? यूनियन सी। इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट भाई बाहर ए जाके वन मैं जो फ्रॉम One. ए एंड बी है। वन ए और फ्रॉम बी और सी। ए बी सी, हाँ। ये लिख सकते हैं, हम्म। ये लिख सकते हैं। या इसको और क्या लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन यूनियन सी। बी यूनियन सी। तो बताओ इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? इसका फॉर्मूला बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए और प्लस होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। एन के टर्म में तो मालूम ही है ना फॉर्मूला से, सेट में जो वेन डायग्राम में पढ़ रखा है। बोलो। हाँ सर। ये प्रूफ कर ले जाएंगे? नहीं कर पाएंगे। हाँ कर तो ले जाओगे, ऐसा नहीं है नीतीश जी, बस वो तो देख के ही पता चलेगा। आपके अंदर क्षमता बहुत है। सर हो जाएगा सब चीजें। आप अपनी क्षमता को कम आंक रहे हैं। कौन सा हम? और क्या? अरे मेरे अंदर क्या क्षमता है? अरे क्या नहीं क्षमता है तुम्हारे अंदर? हैं? क्या बताएं? किस चीज की? किसी की तो नहीं है। हम्म? किस चीज की क्षमता है आप बताइए। अरे हर चीज है भैया। ये वर्ड हमने कभी बोला ही नहीं, आज बोल रहा है। हैं? क्षमता जल्दी हम बोलते नहीं है। क्या नहीं बोलते? क्षमता वर्ड बड़ा अजीब लगता है बोलने में। हिंदी बहुत घर में कम ही लोग बोल रहे हैं, क्या किया जाए। घर में लोग इंग्लिश क्या चल बोल रही है, आधा हिंदी आधा इंग्लिश चलता है। घर में क्या बोल रहे हैं लोग? डैडी भी ज्यादातर इंग्लिश में बात करते हैं और घर में ज्यादातर इंग्लिश ही होती है, हिंदी बहुत कम। अच्छा, नहीं तो ये तो अच्छी बात है भाई। भारत हमेशा इसीलिए जाना जाता है कि यहाँ पर एक पत्थर उठा के, अगर कोई कंकड़ उठा के आप फेंक दीजिए तो वो कम से कम 3 भाषाएं तो जानता ही जानता है। हाँ ये सर। हैं? हाँ सर। और ऐसे ऐसे लोग रहे हैं कि जो 13, 14, 20 भाषाओं का ज्ञान है भाई। हाँ सर। कुछ तो विरले हैं पता नहीं, और पता नहीं कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, ये नहीं मुझे मालूम है पूरे विश्व में। बहुत सारी। तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है कि हम हिंदी नहीं बोल पाते हैं भारत में। नहीं बोल तो लेते हैं सर, पर ये वर्ड जल्दी सुनते नहीं ना। हाँ नहीं ठीक है, नहीं क्षमता तो बड़ा नॉर्मल सब क्षमता। चलिए अच्छा देखिए, सर हो गया समझ लीजिए। हो गया ना? तो देखो ऐसे इसको इस तरह से कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ए ले लिया, ये बी ले लिया, इस तरह से आप सी ले सकते हैं, है नहीं? फिर इसको आप डी ले लीजिए, इसको ई ले लीजिए, ए बी सी डी ई एफ, और ये वाला जी ले लिया। ठीक है ना बेटा? हाँ। तो हमको निकालना तो ये हिस्सा है, पता ही है कि हमको ये हिस्सा चाहिए भाई, है ना? ये सारा हिस्सा चाहिए। बोलो, यही तो मतलब है ना? हाँ। तो ये जो सारा हिस्सा अगर मुझे इसमें चाहिए तो एक देखो, सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? अगर
Na की बात करें, Na की, देखो ये Na की बात करें, देखिए ना, देखो ये Na की बात करें तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं, कौन कौन से एलिमेंट हैं? ए, ए ई, ई जी। डी और जी। ठीक भाई। अच्छा, फिर अगर बी की बात करें, बोलो, तो चूंकि चूंकि डी और जी तो एक बार इस्तेमाल हो चुका है, दोबारा तो करेंगे नहीं, तो हमने देखिए लेकिन ले लिया बी प्लस डी प्लस जी प्लस एफ ले लिया, तो चूंकि यहाँ पे डी और जी को हमने 2 बार इस्तेमाल किया, डी को और किसको, जी को, तो डी और जी को हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। अच्छा, अब हम अब देखिए ये सब एक बार इस्तेमाल कर चुके हैं, ये सब एक बार इस्तेमाल हो गए, बोलो। लेकिन सी के साथ मजबूरी ये है, सी के साथ कि हमको क्या लेना है बताओ, सी भी लेना है, बोलो, और ई जी और क्या लेना है, एफ लेना है, तो हमें जाहिर सी बात है हमें सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, ई जी और एफ को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, बोलो। हाँ सर। तो इसको तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये तो आपका Na लिखा हुआ है ना, हाँ। ये NB लिखा हुआ है, ये NC लिखा हुआ है, बोलो। अच्छा, अब आप देखो इसमें भाई ये इसको अकेला कैसे छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ सकते हैं, तो यहाँ पर देखो एक बार ये EG लिखा हुआ है, तो EG का एक पेयर बन गया। अच्छा, F और G का भी एक पेयर बन गया, देखिए ये पेयर बन गया। अब बेचारा ये जो D और ये बच रहा है, तो हम ऐसा करेंगे कि यहाँ पे D तो है ही है, ये G भी ले लें, तो हमने यहाँ पर क्या कर लिया, -G कर लिया और इसको +G कर लिया, बोलो। तो ये वाला हिस्सा, ये वाला, अब देखो EG कितना, DG कितना हो जाएगा, DG, ये वाला DG है ना, -N A इंटरसेक्शन B, और GF है ना, GF B इंटरसेक्शन C, GF गया कहाँ, हाँ GF क्या बन गया, ये वाला GF है ना, क्या बन गया, हाँ B इंटरसेक्शन C बन गया, बोलो। और माइनस, अब ये EG वाला क्या बन गया, ये देखो EG इंटरसेक्शन C है ना, C इंटरसेक्शन, और ये अकेला G बचा बेचारा, प्लस इंटरसेक्शन C। भाई यही तो तुम्हारा NA यूनियन B यूनियन C है ना, बोलो। अब इसको हम लोग किससे कर देंगे, डिवाइड कर देंगे बाई NS से, तो आपका ये आ जाएगा, ठीक, कोई डाउट? अच्छा, तो और क्या फार्मूला लिख सकते हैं बताओ, इसका और क्या फार्मूला लिखा जा सकता है, आप सब आप जानते हैं, क्या लिख सकते हैं बताओ। एक तो फार्मूला ये हो गया, एक फार्मूला और क्या हो गया, जैसे 2 के लिए लिखा था, 2 के लिए हमने क्या लिखा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B को हमने कैसे लिखा था, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश इंटरसेक्शन C डैश। ये भी ज्यादातर फार्मूला कब यूज होगा, जब ABC इंडिपेंडेंट इवेंट दे रखा होगा। बात समझ गए कि नहीं समझ गए, समझ में आ गई बात। अब कहा जाए कि एटलीस्ट 2 फ्रॉम ABC, क्या कहा जाए, एटलीस्ट 2 फ्रॉम ABC, हाँ एटलीस्ट 2 फ्रॉम ABC, जैसे ये एटलीस्ट 1 फ्रॉम ABC था, अब इसमें कहा जा रहा है एटलीस्ट 2 फ्रॉम ABC, तो बताओ क्या होगा, जल्दी बताओ फॉर्मूला क्या होगा, नीतीश जी आप बताएं। देख रहे हैं, बताना आप ही को पड़ेगा। है बताओ भैया बताओ, नहीं बताएंगे, हाँ सर।
नहीं बताएंगे? अरे क्यों? बताएंगे सर, लेकिन आज इतना सही से हो नहीं पा रहा। आज आज जो है मन नहीं है ना। नहीं, मन की बात नहीं है सर। मन तो वाकई नहीं कर रहा है जब तक अभी ये नहीं आ जाएगा, क्या नाम है, क्या नहीं आ जाएगा, क्या सर? जब तक ये चुनाव वाला वो नहीं आ जाएगा ना, रिजल्ट। अरे उससे हमें क्या मतलब? है उससे हमें क्या मतलब सर? ऐसा मत कहो भाई, देश की बात है। नहीं, हम क्या मतलब कि हमें थोड़ी उसमें ज्यादा फर्क पड़ेगा, अभी वोट तुम देते नहीं। तो अब बताओ भाई, हमको कौन कौन सा हिस्सा यहाँ पर चाहिए था, चाहिए होगा, ये तो चाहिए नहीं। हम्म। हमें एटलीस्ट टू चाहिए, एटलीस्ट टू का मतलब हम्म। ये मतलब कि सब ए और बी। है नहीं। अरे भाई ये ना गायब हो तो ज्यादा अच्छा। अच्छा, तो हमें इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए, या फिर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। एटलीस्ट टू चाहिए था, तो ये हमको देखो इसमें कौन कौन सा पार्ट चाहिए। एक तो हमें मतलब दो होने चाहिए, तो एक तो हमें डीजी चाहिए। क्या चाहिए? डीजी। डीजी चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो जी हाँ। एस, हाँ। अच्छा, अच्छा, ये फिर उसके बाद ये डीजी डीजी हमने ले लिया, तो हमको ई भी तो चाहिए होगा ना, हम्म। हाँ, ई जी। और हमको एफ चाहिए होगा। हाँ, तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पर एक जी ऐड कर लिया, तो जी सब्ट्रैक्ट भी तो करना पड़ेगा। हाँ। वो इसलिए क्योंकि पेयर बनाने के लिए एफ में हमने जी ऐड कर लिया, तो हमें जी सब्ट्रैक्ट भी करना सब्ट्रैक्ट पड़ेगा, करेंगे। हाँ। नहीं करना पड़ेगा। हम्म। और चूंकि है नहीं, तो हम्म। यहाँ पर बताइए जी और जी कैंसिल हो जा रहा है, तो आपका बताइए पूरा पर्पस सॉल्व हो गया। एटलीस्ट टू का मतलब हमारे पास डी जी ई एफ ही तो होना चाहिए। हाँ। तो हाँ, हमारे बस। पास डी जी ई और एफ है यहाँ पर, बाकी तो सब गायब है ना, हम्म। हम्म। है नहीं। तो यहाँ क्या फॉर्मूला बनेगा बताओ? डीजी का मतलब क्या हो गया, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी और ऑफ क्या बन प्रोबेबिलिटी जाएगा, ऑफ ईजी का मतलब बी हो इंटर। जाएगा, और जीएफ का मतलब हो गया, जीएफ का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी इंटरसेक्शन बी सी। इंटरसेक्शन सी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा, सी इंटरसेक्शन ए हो जाएगा, ए माइनस प्रोबेबिलिटी माइनस ऑफ प्लस ट्वाइस प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑफ क्या बन जाएगा, ए इंटरसेक्शन ए बी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इंटरसेक्शन सी। समझ में आ गई बात भैया कि नहीं आ गई? हाँ सर, आ तो हाँ, गई। तो समझ। समझ गए? तो ऐसे ही आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अच्छा, एग्जैक्टली टू फ्रॉम एबीसी चाहिए। हम्म। तो एग्जैक्टली टू फ्रॉम एबीसी का मतलब क्या होगा बताओ भाई जल्दी से। एग्जैक्टली प्रूफ। तो फिर तो केवल ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, एग्जैक्टली टू, अभी वहाँ एटलीस्ट टू था, अब एग्जैक्टली टू चाहिए। तो माइनस थ्राइस ऑफ वो कर देंगे इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन। हाँ, एग्जैक्टली टू चाहिए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अब हमको तो क्या करना है बताओ, जी भी निकाल देना है, बोलो। हम्म। हम्म। तो इसका मतलब क्या फॉर्मूला बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन प्लस सी। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, और माइनस थ्राइस कर दीजिए। हम्म। समझ में आ गई बात नीतीश जी की नहीं आ गई? हाँ सर। ठीक है ना, तो ये भी हम्म। आप निकाल ले जाएंगे। अच्छा, एग्जैक्टली वन चाहिए, एग्जैक्टली वन। हाँ। एग्जैक्टली वन। तो हाँ, एग्जैक्टली वन चाहिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, एग्जैक्टली वन चाहिए। एग्जैक्टली क्या पी फॉर्मूला ऑफ ए बनेगा? प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी माइनस हम्म, माइनस पी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, फिर बस। नहीं, एक सेकंड। ये देखो, एग्जैक्टली वन का मतलब हमें क्या चाहिए, हमें ये वाला ए प्लस हिस्सा बी चाहिए प्लस होगा सी। ना, केवल ये वाला हिस्सा, बोलो। हाँ। हाँ। ए चाहिए,
फिर हमें केवल क्या चाहिए, बी चाहिए। हम्म फिर हमें क्या चाहिए, केवल सी चाहिए। एग्जैक्टली वन, यही तो चाहिए ना हमें केवल। हम्म तो अब देखो यहाँ पर हमने क्या क्या ऐड किया, ई प्लस जी प्लस डी ऐड कर लिया। तो बताओ हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा कि नहीं। हाँ अच्छा, यहाँ पर हमें बी के साथ में डी जी एफ, हाँ तो अब बताओ कि हमें क्या क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, डी जी और एफ। हम्म अब बताइए सी के साथ हमको क्या चाहिए होगा, ई जी एफ। हाँ हम्म ई जी और क्या चाहिए, एफ चाहिए, बोलो। हम्म तो ई सब्ट्रैक्ट करो, जी सब्ट्रैक्ट करो, एफ सब्ट्रैक्ट करो, ठीक। तो ये तो तुम्हारा बन गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये क्या बन गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये क्या बन गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ठीक है। अब पेयर करते चले जाओ, देखो डी जी, तो यहाँ यहाँ देखिए एक तो डी जी यहाँ लिखा हुआ है और एक डी जी ये भी लिखा हुआ है। तो डी जी का मतलब, हाँ, तो डी जी का मतलब ये देखिए एक वो बन जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरह से ई जी ले लो भैया, ई जी कहाँ पर है, ई जी, ई जी एक देखिए ई जी ये दिख रहा है, बोलो। और एक ई के साथ हमें जी और बनाना पड़ेगा, है ना। हाँ तो प्लस एक ई जी देखो ये बन रहा है, तो हमें प्लस जी करना पड़ेगा, है ना, ये वाला, बोलो। तो ये हो गया, तो पहले इसको लिख लेते हैं, ये डीजी वाला क्या था, अब देखो ये भी तो सेम ही है ना, ट्वाइस आएगा, ये काम खत्म हो गया। अच्छा, अब उसके बाद हम लोगों के पास क्या बचा बताओ, डीजी हो गया और एफ एफ जी, तो माइनस एफ जी, तो प्लस माइनस जी। अब हमें एफ जी चाहिए ना, तो हमारे पास केवल यहाँ पर देखो -2f दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ, तो प्लस माइनस 2g करना पड़ेगा। नहीं, हाँ, तो -2g करना पड़ेगा, है नहीं। हाँ तो हमें यहाँ जी जी ऐड भी करना है। तो एक तो ये 3 ये बन गए और ये वाला तुम्हारा क्या बन जाएगा, कहाँ चला गया भाई, -f वाला कहाँ चला गया, ये वाला पार्ट जो 2 बार में आएगा, कौन सा गया पार्ट, है नहीं, ये वो रहा ना जहाँ पे नीचे। हाँ ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ट्वाइस ए इंटरसेक्शन डी माइनस ट्वाइस बी इंटरसेक्शन सी। अभी प्रोबेबिलिटी के टर्म में नहीं लिखते हैं, ठीक है। ट्वाइस बी इंटरसेक्शन सी हो गया, है ना, और माइनस ट्वाइस सी इंटरसेक्शन ए, और ये क्या बन जाएगा, थ्राइस टाइम, प्लस थ्राइस ऑफ, है ना, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसको अब आप वही मालूम है कि ये अगर डिवाइड कर देंगे एनएस से, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, है ना, माइनस ट्वाइस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस ट्वाइस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए और प्लस थ्राइस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब मैं तुमको देखो इसमें नियम कानून मैं समझा देता हूँ, रटने की जरूरत नहीं है। जो हम लोग ने एग्जैक्टली 1 फ्रॉम ए बी वहां निकाला था, उसमें ए बी में ये था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ट्वाइस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या था बताओ, ए इंटरसेक्शन बी था। तो यहाँ पर जानते हैं कि जब 3 में होगा तो ये ए बी सी तो ये लिखोगे ही लिखोगे, बस यहाँ ट्वाइस में 2-2 वाले चल जाएंगे, जैसे ट्वाइस में यहाँ पर केवल ये था 2-2 वाले चल जाएंगे, बस यहाँ +3 और आप जोड़ोगे। समझ गए कि नहीं समझ गए? हाँ, यस। अब इसी तरह से अगर 4 का होगा तो बात समझ में आ रही है, जानते हैं क्या बात समझ में आ रही है? फिर ट्वाइस करके 2 का, फिर प्लस थ्राइस करके 3 का, फिर माइनस। ठीक है, इसमें एडवांस में क्वेश्चन भी आया था, वहां पर मैं पूछूंगा
ठीक है, हालांकि उस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते थे, एडवांस में आया था पैसेज में क्वेश्चन, ठीक है। बड़ा खतरनाक आया था उस साल, बड़ा हल्ला मचाए थे बच्चे, ठीक है। तो अब ये तुम्हारी जो बेसिक थ्योरम्स हैं, इंक्लूडिंग मैंने इसमें 10 थ्योरम आपको बता दी हैं। 10th थ्योरम जो शुरू में हमने पहले ही बता दी, 10 थ्योरम हो गई। 10वीं थ्योरम यहाँ पर थी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जो कि आपको वहां पर मैंने बता दिया है। हाँ समझ गए ना कि नहीं? हाँ सर। मतलब आपने समझ yes, sir. लीजिए आधा काम कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग क्वेश्चन इस पे करना स्टार्ट करेंगे। शुरू कर। हाँ,